कौन से टॉपिक्स कंपैरेटिवली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। तो वो प्रायोरिटी या प्राथमिकताओं का ही निर्धारण नहीं कर पा रहे, जिसके चलते उनको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और चीज़ों को वो रिटेन नहीं कर पाते। सबसे पहले अपनी फाउंडेशन को मजबूत कीजिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर ध्यान दीजिए और जहाँ गैप लग रहा है वहाँ फिर से अपनी बेसिक पुस्तक पर आकर जो है आपको ये कार्य करने की आवश्यकता है। इसलिए मेरा सुझाव सदैव ये बच्चों को रहता है कि करंट और स्टैटिक को अलग अलग ना पढ़ के एक साथ पढ़ने की आदत डेवलप करें। बहुत सारे बच्चे अच्छी तैयारी करके जाते हैं पूजा, लेकिन वो उस माहौल में जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसे हैंडल नहीं कर पाते, जिसके चलते उनका प्रदर्शन खराब हो पाता है। तो अभ्यास आपको ये मौका देता है कि आप उसी माहौल में कुछ टेस्ट दीजिए, है ना, ताकि आप उस दबाव को सहन करना सीख जाए। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो अभ्यास काफ़ी ज़रूरी है। तो अभ्यास करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी पर विश्वास रखिए। नमस्कार दर्शकों, विजन आईएएस की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। यूपीएससी के एग्जाम में अच्छे रिजल्ट्स तभी मिलते हैं जब आप अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करें और रेगुलर प्रैक्टिस के साथ अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें। आज हम इसी कंटेक्स्ट में विजन आईएएस के फ्लैगशिप प्रोग्राम अभ्यास के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं विजन आईएएस की एक्सपर्ट फैकल्टी सोना मैम। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पूजा। मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि 2025 का यूपीएससी प्रीलिम्स 25 मई को है और ये टाइम एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है। मैम, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं बच्चों को? पूजा काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। जैसे सबसे पहला तो चैलेंज यही है कि सिलेबस बहुत वास्ट है। अच्छा, बच्चा एक सब्जेक्ट को पढ़ता है, एक टॉपिक को कवर करता है, पहले जो पढ़ा था, कवर किया था, वो भूल जाता है। यानी बहुत सारी चीज़ें रिटेन करनी पड़ती हैं, तो रिटेन करने में दिक्कत होती है। अब अगर आपको अधिकांश चीज़ों को रिटेन करना है तो इसकी की माना जाता है रिवीजन। अब आपको रिवीजन के लिए समय का प्रबंधन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नई चीज़ें भी पढ़नी है, प्लस जो पढ़ा है उसे बार बार रिवाइज भी करना है। आपको स्टैटिक पोर्शन को भी रिवाइज करना है, आपको करंट अफेयर को भी रिवाइज करना है, इवन आपने जो टेस्ट पेपर दिए हैं आपको उनको भी रिवाइज करना है। तो इतना सारा रिवीजन करना है तो समय प्रबंधन काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और जब ये सारी ही चीज़ें सही से नहीं हो पाती कि आप जो है सिलेबस को पूरा नहीं कर पाए, आप रिवाइज नहीं कर पा रहे, आप समय का प्रबंधन नहीं कर पा रहे, तो ये सारी चीज़ें बच्चे पर साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालती है और बच्चा दबाव और तनाव की स्थिति से ग्रस्त होने लगता है। तो ये आम चैलेंज है, आई थिंक ये अधिकांश एस्पिरेंट्स के सामने आते हैं। जी, जैसे मैम अभी हमने चैलेंजेस की बात करी और आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, तो आप स्टूडेंट्स को कुछ ईजी और इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस अगर प्रोवाइड करें। बिल्कुल पूजा। देखिए, सबसे सरल समाधान ये है कि सिलेबस और विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों के साथ लिंक करके पढ़ना शुरू कर दें बच्चे। देखा जाता है कि बच्चे किसी भी बुक को पहले पृष्ठ से लेकर अंतिम पृष्ठ तक पढ़ रहे हैं, वो ध्यान ही नहीं दे रहे कि इस पुस्तक में या इस सब्जेक्ट में से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक्स कंपैरेटिवली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। तो वो प्रायोरिटी या प्राथमिकताओं का ही निर्धारण नहीं कर पा रहे, जिसके चलते उनको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और चीज़ों को वो रिटेन नहीं कर पाते। इसलिए सबसे पहला सुझाव है PYQ को एनालाइज कीजिए, वहाँ से ऑब्जर्वेशन निकालिए और उसके अनुरूप पढ़ने की आदत डेवलप कीजिए। इसके बाद जब आप पढ़ने लगे तो ध्यान दें कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी के मामले में आपका प्रदर्शन कैसा है। आप देखेंगे पूजा कि अगर हम पिछले सालों के प्रश्न पत्रों की बात करें तो आज भी कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल क्लैरिटी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए की है। और इवन जब तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तब तक आप अन्य जानकारी है उसे भी रिटेन करके नहीं रख पाते हो। तो दूसरा काम आपको करना है कि सबसे पहले अपनी फाउंडेशन को मजबूत कीजिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर ध्यान दीजिए और जहाँ गैप लग रहा है वहाँ फिर से अपनी बेसिक पुस्तक पर आकर जो है आपको ये कार्य करने की आवश्यकता है। साथ ही रिवाइज कीजिए। जितना रिवीजन करोगे उतना ही आपकी समझ भी बेहतर होगी और एग्ज़ाम के प्रति आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होता चला जाएगा। और साथ ही जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने सामान्यतः देखा है कि बच्चे टेस्ट देने से बचते हैं,
कारण क्या है, उनको लगता है समय सीमित है, पढ़ना या अध्ययन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम टेस्ट देंगे तो एक सामान्य साइकोलॉजी है बच्चों में कि टेस्ट देना समय को खराब करना है, कि आपका समय बहुत ज़्यादा वहाँ पर जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये बात तो आपको बिल्कुल नहीं सोचनी है, टेस्ट दीजिए, क्योंकि टेस्ट से पता चलता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, कहाँ कहाँ गैप है जिसे फिल करने की आवश्यकता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये पोस्ट टेस्ट एनालिसिस से ही आती हैं। तो टेस्ट दीजिए, तो सीधी सी जो एक क्रोनोलॉजी बनती है वो ये है कि PYQ को एनालाइज कीजिए, उसके अनुरूप पढ़िए, पढ़ने के लिए स्रोत सीमित रखिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर काम कीजिए। इतना करते हुए जो पढ़ा है उसे बार बार रिवाइज कीजिए और साथ ही टेस्ट अभ्यास भी कीजिए, क्योंकि उसी से आपको बेसिक क्लैरिटी आती है कि आपका प्रदर्शन कैसा है और कहाँ किस प्रकार का कार्य करने की आवश्यकता है। मैम, जैसे कि अभी आपने बताया कि टाइम मैनेजमेंट एक चैलेंज है, बिल्कुल। तो मैं उसी संदर्भ में आपसे पूछना चाहूँगी कि बच्चे करंट अफेयर्स, स्टैटिक पोर्शन और रिवीजन में अपना टाइम कैसे बांट सकते हैं इफेक्टिवली? देखिए पूजा, जो मेरा अनुभव कहता है कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बड़ा ही सब्जेक्टिव है। वन फिट फॉर ऑल जैसा कोई कंसेप्ट इवन UPSC की तैयारी में कहीं भी काम नहीं करता। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि आपको करंट अफेयर और स्टैटिक का टाइम डिवीज़न करके पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। स्टैटिक और करंट अफेयर में डिफरेंस क्या है? स्टैटिक जो है पृष्ठभूमि है और करंट अफेयर उसका जो लेटेस्ट अपडेशन है वो है। तो अगर आप दोनों चीज़ों को अलग थलग पढ़ोगे तो आपके जो एफर्ट्स हैं उनमें रेपिटेशन होगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी कहीं भी अच्छी नहीं बन पाएगी। आप जरा सोचिए ना कि आप एक पार्ट को अलग समय में पढ़ रहे हैं और दूसरे पार्ट को अलग समय में पढ़ रहे हो, अब आपको कितनी मानसिक मशक्कत करनी पड़ेगी। एक तो पहले वाला पार्ट याद रखने के लिए, दूसरा उनके बीच लिंक समझने के लिए। इसलिए मेरा सुझाव सदैव ये बच्चों को रहता है कि करंट और स्टैटिक को अलग अलग ना पढ़ के एक साथ पढ़ने की आदत डेवलप करें। अब एक साथ कैसे पढ़ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इकोनॉमिक एग्जाम्पल दूं, आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, चैप्टर है मुद्रा एवं बैंकिंग। तो जब मुद्रा एंड बैंकिंग चैप्टर का आप स्टैटिक क्लियर कर रहे हो, उसी समय जो भी डॉक्यूमेंट आप रेफर कर रहे हो, आप मासिक पत्रिका रेफर कर रहे हो, आप PT 365 रेफर कर रहे हो, उसका करंट अपडेशन भी उसी समय उसके साथ ही पढ़े, ताकि आपका वो टॉपिक इंटीग्रेटेड वे से क्लियर हो पाए और आपके जो एफर्ट्स हैं उनमें भी किसी प्रकार का कोई दोहराव ना हो। तो अलग अलग समय बांटने का या भारांश देने का तो मेरे अनुसार कोई सवाल ही नहीं बनता। दूसरी बात रही टेस्ट की। अब टेस्ट देने या अभ्यास करने को लेकर अलग अलग बच्चे की स्थिति अलग अलग हो सकती है। मेरा जो सुझाव है वो एक साधारण सा सुझाव है कि एक बच्चे को एटलीस्ट सप्ताह में एक टेस्ट एग्ज़ाम माहौल में ज़रूर देना चाहिए। अब एग्ज़ाम माहौल का मतलब क्या है कि आप प्रॉपर टेस्ट देने जाएं, बच्चों के बीच बैठे, उसी एकाग्रता, उसी जो है मनोवृत्ति के साथ आप अपना पूरा टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। एक टेस्ट तो मस्ट है कि आप एक वीक में ज़रूर दीजिए। उसके बाद एक सप्ताह में आप और कितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ये एक बच्चे पर डिपेंड करता है। जैसे एक अच्छी आदत मैं बताना चाहूँगी, कुछ बच्चों को मैंने देखा है जब वो एक टॉपिक कवर करते हैं या यूनिट कवर करते हैं तो उस यूनिट से जुड़े हुए जो PYQ हैं या मॉक टेस्ट के क्वेश्चन हैं, कुछ 20, 25 या 30 क्वेश्चन, उनको वो सॉल्व करके देखते हैं ताकि समझ में आए कि आप पढ़ रहे थे वो सही दिशा में पढ़ रहे थे या नहीं पढ़ रहे। प्लस बच्चा ये भी कर सकता है कि आप 2 या 3 दिन के अंतराल पर एक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो और टेस्ट को अच्छे से एनालाइज कीजिए। तो मेन मैसेज ये है कि एक टेस्ट आपको एक वीक में बड़े ही अच्छे ढंग से बिल्कुल एग्ज़ाम माहौल में देना है। उसके साथ अगर आप एक सप्ताह में 2 टेस्ट और सॉल्व कर पाएँ और जो भी आप पढ़ें उसके बाद PYQ या मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस का अगर आप अभ्यास कर पाएँ तो इससे ना सिर्फ आपका अभ्यास बेहतर होता है, ना सिर्फ आपकी समझ बेहतर होती है, बल्कि आपकी पढ़ाई को लेकर भी आपका नज़रिया बदल जाता है। फिर हम उन चीज़ों पर ध्यान देने लगते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो इस तरह का अपनी एक व्यवस्था एक बच्चा अपनी स्थिति के अनुरूप बना सकता है। मैम, रिसेंट के ईयर्स में हमने देखा है कि UPSC में करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है, तो स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स को अपने स्टैटिक पोर्शन के साथ किस तरह से लेके चलें कि इंफॉर्मेशन का ओवरलोड भी ना हो? इससे पहले कि मैं इस बारे में बात करूं कि करंट अफेयर को एक बच्चा कैसे लेकर चल सकता है, सबसे पहले तो एक बच्चे के लिए जानना ज़रूरी है कि करंट अफेयर से प्रश्न प्रत्यक्ष भी पूछे जा रहे हैं और अप्रत्यक्ष ढंग से भी करंट अफेयर जो है प्रश्नों की संभावना को बढ़ाता है। जैसे कि जो टॉपिक चर्चा में रहे, हो सकता है उनका स्टैटिक पोर्शन भी पूछा जाए।
जहाँ तक बात है पढ़ने के तरीके की, तो अभी मैंने बताया पूजा कि एक बच्चे को करंट अफेयर और स्टैटिक को सेपरेटली नहीं डील करना चाहिए, बल्कि उसे कोशिश करनी चाहिए कि दोनों को वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में पढ़े, ताकि टॉपिक को लेकर जो क्लैरिटी है वो होलिस्टिकली डेवलप हो पाए। जहाँ तक बात है बहुत सारी सूचना होने की या इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होने की, इसको लेकर मैं कहूँगी कि फिर से हम बेसिक्स पर जाते हैं। आप PYQ अगर देखेंगे तो यूपीएससी बहुत ज़्यादा प्रश्न तथ्यात्मक नहीं पूछता है, और जो तथ्य पूछे जाते हैं वो बहुत ही वृद्ध स्तर के तथ्य होते हैं। अगर मैं इकोनॉमी का एग्जाम्पल दूं, इकोनॉमी को जो है आंकड़ों का विषय माना जाता है, और सामान्यतः बच्चों में ये भ्रांति भी रहती है कि इकोनॉमी को लेकर हमें बहुत सारे तथ्य, आंकड़े और इस तरह की जो है जानकारी जुटाने की आवश्यकता है। लेकिन आप देखेंगे पूजा कि यूपीएससी ने इकोनॉमी प्रीलिम्स में जो तथ्यात्मक प्रश्न पूछे हैं वो एक तो संख्या में बहुत ही कम है, दूसरा वो तथ्य इतने वृत्त स्तर के हैं कि वो बच्चे को पता ही होना चाहिए। जैसे अगर आपसे डेट टू जीडीपी रेशो पूछा जा रहा है तो उसकी प्रवृत्ति या ट्रेंड क्या रहा वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में कौन से स्थान पर है ये पूछा जा रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा या वृत्त स्तर का तथ्य है। तो एक तो मैं कहूँगी कि PYQ को देखकर निर्णय लें कि आपको तथ्यों को कितना पढ़ना और कितना याद रखने की आवश्यकता है। होता क्या है कि जो पत्रिकाएं आती हैं उनमें कुछ तथ्य बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर दिए जाते हैं चीज़ों को समझने के लिए या होलिस्टिक कवरेज के लिए। अब बच्चे उस हर एक बात को महत्वपूर्ण समझकर जो ज़रूरी नहीं है उसे भी रिटेन करने की कोशिश करते हैं, और इस चक्कर में जो ज़रूरी है वो भी याद नहीं रह पाता। तो इसलिए मेरा सीधा सा सुझाव ये है कि PYQ देखो कि कितने तथ्य पूछे जा रहे हैं, क्या वेटेज है, किस सब्जेक्ट में जो तथ्य पूछे जा रहे हैं वो किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, उसी अनुरूप चीज़ों को रिटेन करने की कोशिश करो। अनावश्यक तौर पर अगर चीज़ों को रिटेन करने की कोशिश करोगे तो अंततः कुछ भी आपको याद नहीं रह पाता है। जी मैम, और विजन IAS का ये जो अभ्यास प्रीलिम्स एग्ज़ाम है ये भी इसी पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया है। बिल्कुल। तो ये जो अभ्यास प्रीलिम्स 2025 है ये किस बारे में है? देखिए, ये बेसिकली बच्चों को एग्ज़ाम जाने से पहले एग्ज़ाम माहौल में तैयार करने के बारे में है कि आप फाइनल एग्ज़ाम में जाते हो, बहुत सारे बच्चे आपके इर्द गिर्द बैठे हैं, तो एग्ज़ाम माहौल का अपना एक प्रेशर होता है। बहुत सारे बच्चे अच्छी तैयारी करके जाते हैं पूजा, लेकिन वो उस माहौल में जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसे हैंडल नहीं कर पाते, जिसके चलते उनका प्रदर्शन खराब हो पाता है। तो अभ्यास आपको ये मौका देता है कि आप उसी माहौल में कुछ टेस्ट दीजिए, है ना, ताकि आप उस दबाव को सहन करना सीख जाएं और उसके चलते फाइनल एग्ज़ाम में आपका प्रदर्शन खराब ना हो। ये तो मूलभूत जो है महत्व है ही है। इसके अलावा आप देखोगे कि अभ्यास को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, जैसे पहला अभ्यास है 6 अप्रैल को, उसके बाद लगभग 3 सप्ताह के गैप के बाद दूसरा, उसके बाद 2 सप्ताह के गैप के बाद तीसरा। तो एक बच्चा एग्ज़ाम माहौल को लेकर तो फेमिलियर हो ही पाए, साथ ही पहला उन्होंने अभ्यास दिया, जो गलतियां हुई उनसे वो सीख पाए। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था पोस्ट टेस्ट एनालिसिस, यानी आप टेस्ट देकर आकर देखो घर पर कि आपसे किस प्रकार की गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है। गलतियां एग्ज़ाम दबाव में हुई हैं, गलतियां आपके या आपको कहीं इन्फॉर्मेशन को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं था, डेफिसिट था, उसके चलते हुई हैं। आखिर गलतियां हुई हैं तो क्यों हुई है, तो आप अपने प्रदर्शन को अच्छे से समझ पाएँ, कहाँ कमी है उस पर काम कर पाएँ। इन सब मामलों में आप देखोगे कि अभ्यास बच्चों के लिए काफ़ी मददगार रहा है। मैम, देखा गया है कि यूपीएससी एग्जामिनेशन में जो टॉप 50 कैंडिडेट्स होते हैं उनमें से हर 3 में से एक अभ्यास को अटेम्प्ट करता है, तो आपके हिसाब से एक एस्पिरेंट इसको अपनी यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी में कैसे इंटीग्रेट कर सकता है? इसको इंटीग्रेट करना बहुत ही सरल है। इंटीग्रेट कैसे कर सकता है? आपने एक अभ्यास टेस्ट दिया, एग्ज़ाम माहौल में टेस्ट दिया, आपको अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस पता है, तो जो स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको पता है उसी के अनुरूप आगे आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए, अपनी तैयारी के पैटर्न को अलाइन कीजिए। जैसे एग्ज़ाम देकर मुझे पता चलता है कि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से अच्छे खासी संख्या में प्रश्न भी पूछे जाते हैं और प्रश्न बनने की संभावना भी है, लेकिन वहाँ मैं कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रही, कहीं ना कहीं कोई जानकारी की कमी है ना, इन्फॉर्मेशन डेफिसिट है, तो वहाँ पर काम किया जाए। दूसरा, मेरे पास जानकारी तो है
लेकिन एग्ज़ाम दबाव में ज़्यादा सोचने से प्रश्नों का उत्तर सही के बजाय मैं गलत कर दे रही हूँ। तो इस अपनी प्रवृत्ति पर मुझे कार्य करने की आवश्यकता है। ये मैसेज मुझे कहाँ से मिल रहा? अभ्यास अटेम्प्ट करने से मिल रहा है। साथ ही एग्ज़ाम में बिल्कुल जानकारी और आपका जो ज्ञान है वो तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन अधिकांश बच्चे शायद इस बात को समझ पाएंगे कि कहीं ना कहीं कुछ हद तक एलिमिनेट करने की जो टेक्निक्स हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्मार्ट गैसिंग आपको करनी पड़ती है। तो ये जो सारे तरीके हैं ये आपके मामले में कैसा काम करते हैं, है ना? आप एग्ज़ाम माहौल में रियल जो एटमॉस्फेयर है उसमें इस तरह की जो टेक्निक्स हैं उनका कितना इस्तेमाल कर पा रहे हो। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से पता चलती हैं? जब आप रियल एग्ज़ाम जैसे माहौल में एक टेस्ट देकर आते हैं या एग्ज़ाम देकर आते हैं। प्लस अभ्यास का जो टेस्ट पेपर है वो क्वालिटी टेस्ट पेपर है, अपने आप में वो आपके लिए ज्ञान या जानकारी का स्रोत भी बनता है, सिर्फ टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो आप वहाँ से ज्ञान और जानकारी भी ले सकती हैं। तो ये सारे बेनिफिट हम देखते हैं कि अभ्यास आपको देता है कि आप अपने आप को टेस्ट करें, उसके अकॉर्डिंग अपने तैयारी को जो है बेहतर बनाएं और अपनी कमियों के बारे में जानें, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में जानें, उसी अनुरूप आगे बढ़ें। मैम, अगर मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक एडवाइस की बात करूं तो आप एस्पिरेंट्स को क्या एडवाइस देंगी कि इकोनॉमी को कैसे अप्रोच किया जाए, खासकर उसके जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं उसको देखते हुए? देखिए, सबसे पहला सुझाव तो ये रहेगा कि इकोनॉमी कंसेप्ट या संकल्पनाओं का विषय है, तो एक बच्चा अपने कंसेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करे। अगर मैं लास्ट ईयर का ही एग्जाम्पल आपको दूँ पूछा तो आप देखोगे यूपीएससी ने बहुत ही जो मूलभूत तरह की अवधारणाएं हैं वहाँ से प्रश्न बनाए हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र गतिविधियाँ क्या हैं, द्वितीयक क्षेत्र क्या है, तृतीयक क्षेत्र क्या है, स्थिर पूंजी क्या है, कार्यशील पूंजी क्या है। तो इस तरह की जब मूलभूत अवधारणाओं पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पिछले ही वर्ष नहीं उससे पहले भी पूछे गए हैं, तो एक बच्चे को सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि उसे अपने कंसेप्ट्स पर ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी की है। इसके बाद इकोनॉमी में अप्लाइड तरह के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। अप्लाइड अगर मैं कहूँ तो आपसे सीधा कोई कंसेप्ट या जानकारी नहीं पूछी जा रही है, ये होने पर क्या होगा, वो होने पर क्या होगा। अर्थात अगर अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति बढ़ती है तो उससे क्या होगा, या धन की आपूर्ति अधिक है या मुद्रास्फीति है तो आरबीआई को क्या करना चाहिए, सरकार के द्वारा कौन से कदम उठाए जाने अपेक्षित हैं, विदेशी मुद्रा आती है तो उससे धन की आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो अप्लाइड तरह के प्रश्न हैं वो यूपीएससी बच्चों से एग्जाम में पूछ रही है। तो इकोनॉमी में कंसेप्चुअल क्लैरिटी और साथ ही जो भी क्लैरिटी आपको मिली है उसका एप्लीकेशन भी आपको पता होना चाहिए। आप ये सोचकर एग्जाम में नहीं जा सकते कि जो आपने पढ़ा है वो एज इट इज़ आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तीसरी बात, इकोनॉमी में ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड का मतलब है विगत 5 वर्षों में हम पाते हैं, विगत 10 वर्षों में या एक दशक में हम पाते हैं कि डेट टू जीडीपी रेशो लगातार बढ़ा है, घटा है, या फिर टैक्स टू जीडीपी रेशियो की स्थिति क्या है, या इस प्रकार के अन्य ट्रेंड। वो राजकोषीय घाटे को लेकर भी हो सकता है, वो आपकी जीडीपी की ग्रोथ रेट को लेकर भी हो सकता है। तो तीसरी जरूरी बात ये एक बच्चे के लिए कि वो महत्वपूर्ण ट्रेंड्स पर अपनी नज़र बनाए रखे कि विगत कुछ वर्षों में, एक दशक में, 2 दशक में हमें किस प्रकार की स्थिति देखने को मिली है। तो सबसे पहले तो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि ये वो एरियाज़ है जहाँ पर बच्चे को ध्यान देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये करना है कि ये क्लैरिटी हो। उसके बाद जो भी आप अपना एक मटेरियल फॉलो कर रहे हो, जो अच्छी क्वालिटी का स्टैंडर्ड मटेरियल है उसे फॉलो करते रहो। स्रोत बहुत ज़्यादा बदलने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि आपको ये ना लगे कि आप जिस सोर्स को फॉलो कर रहे हो वो जो है सफिशिएंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपका स्रोत सही है तो आप उसे फॉलो करते रहें। साथ ही जो है करंट अफेयर को जरूर लिंक कर ले, और करंट अफेयर को कैसे लिंक करना है वो आपको बताया जा चुका है कि इंटीग्रेटेड वे से आपको दोनों को पढ़ने की ज़रूरत है। साथ ही इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट आर्थिक सर्वेक्षण बच्चों के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। बजट और आर्थिक सर्वेक्षण को भी सिर्फ एक सरकारी डॉक्यूमेंट की तरह नहीं देखना है, या सिर्फ ये नहीं देखना है कि यहाँ से ये सूचना हमें मिल रही है या सरकार के द्वारा ये नया कदम उठाया गया है, बल्कि बजट और सर्वे से भी जो ट्रेंड मिल रहे हैं उन ट्रेंड्स को निकालो। प्लस
बजट और सर्वे में सरकार के द्वारा जिन क्षेत्रकों पर तुलनात्मक रूप से अधिक ध्यान दिया गया है ये हमें स्पष्ट होता है, तो वहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनने की भी संभावना बनती है। तो अच्छे से जो है सबसे पहले किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके बारे में पता करें, उसके बाद सीमित स्रोतों को अच्छे से बार बार रिवाइज करें, साथ ही बजट सर्वे जैसे जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं उनके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो। तो ये सारे तरीके हो सकते हैं जिनके द्वारा बच्चा इकोनॉमी में अपनी पकड़ को जो है बेहतर कर सकता है। क्योंकि पूजा आप देखोगे कि विगत वर्षों में लगभग 15 से 20 प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में इकोनॉमी से पूछे जा रहे हैं। तो एक सुझाव बच्चों को ये भी रहेगा कि आप इकोनॉमी को जो है कमतर नहीं आंक सकते हैं। एक अच्छी बात इकोनॉमी में ये भी रही है कि इकोनॉमी से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो प्रेडिक्टेबल है। प्रेडिक्टेबल इन द सेंस कि अगर आप सही लाइन लेंथ में पढ़ रहे हो तो आप देखोगे कि आप 70 से 75 या 80% तक प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हो। ये प्रवृत्ति अब प्रीलिम्स में बहुत ही कम सब्जेक्ट्स में बची है, जिनमें से एक है इकोनॉमी। तो इसके महत्व को समझकर, इसकी प्रवृत्ति को समझकर अपनी तैयारी को बेहतर बनाने की कोशिश करें और साथ ही प्रश्न सॉल्व करते रहें, क्योंकि जो अप्लाइड पार्ट है वो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है जब विभिन्न प्रकार के प्रश्न हमारे सामने आते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी इकोनॉमी की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जैसे मैम अभी आपने बात करी एरियाज़ की, तो इकोनॉमी में कौन से ऐसे हाई पोटेंशियल एरियाज़ हैं या टॉपिक्स हैं जिसमें बच्चों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल पूजा, विगत वर्षों के या 10 सालों के मैं स्पेसिफिकली कहूँगी प्रश्न पत्र अगर हम उठा के देखें तो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ अच्छी खासी संख्या में प्रश्न यूपीएससी ने पूछे हैं। जैसे मुद्रा और बैंकिंग, ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से विगत 10 वर्षों में 40 से भी ज़्यादा प्रश्न यूपीएससी ने पूछे हैं और प्रश्नों की जो प्रवृत्ति है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आप देखोगे कि मुद्रा, बैंकिंग और मौद्रिक नीति, ये सारे टॉपिक्स आपस में इंटीग्रेट हो जाते हैं और इंटीग्रेट होकर इनके अप्लाइड प्रश्न विगत वर्षों में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। तो ये एक एरिया, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे को इसे अच्छे से कवर करना चाहिए। अब इसी में हम मोटा मोटा कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन जो टॉपिक है वो भी लिंक करके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उस पर भी बच्चे को ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में लोगों के द्वारा कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे आपने भी अनुभव किया होगा पूजा कि आम व्यक्ति शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। एसआईपी, म्यूचुअल फंड तो आज के समय में एक आम बात बन चुकी है। तो यूपीएससी भी लोगों के पैटर्न को फॉलो करता है। तो आप देखोगे मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये जो टॉपिक्स हैं ये पिछले कुछ सालों में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए हैं। साथ ही भारत का शेष विश्व से लेन देन चलता है, नए नए मामले, नई नई स्थिति हमारी बनती रहती है। तो जो एक्सटर्नल सेक्टर है, बाह्य क्षेत्रक है, ये ऐसी यूनिट है, इस यूनिट से भी विगत 10 वर्षों में 40 से अधिक प्रश्न यूपीएससी ने पूछे हैं। यानी अगर किसी एक यूनिट से 10 वर्ष में 40 से अधिक प्रश्न पूछे गए हैं तो अनुमानतः एक साल में 4 के आसपास प्रश्न उस यूनिट से पूछे जा रहे हैं। और अगर 4 प्रश्न आप पकड़ लेते हैं तो अपने आप में आपकी स्थिति अन्य जो आपके प्रतिस्पर्धी विद्यार्थी हैं उनसे काफ़ी बेहतर हो जाती है। साथ ही पिछले कुछ सालों में एग्रीकल्चर से प्रीलिम्स में काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एग्रीकल्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो चुका है। तो सुझाव यही है कि ये कुछ प्रमुख क्षेत्रक है जिन पर बच्चा ध्यान दे सकता है, लेकिन मैं कहूँगी कि बच्चे खुद अपनी जो है ऑब्जर्वेशन डेवलप करें पीवाईक्यूज़ को देखकर, और उसके आधार पर कौन से प्रमुख टॉपिक हैं, कौन से सब टॉपिक्स हैं, उनकी लिस्ट बनाएं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। मैम ये एग्ज़ाम प्रैक्टिकली टफ होने के साथ साथ मेंटल हेल्थ पे भी बहुत असर डालता है। आप क्या प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहेंगी स्टूडेंट्स को ताकि वो स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर रहें और अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें? देखिए पूजा, मेरा अनुभव कहता है कि आपकी जो मानसिक स्थिति है वो काफ़ी हद तक आपकी तैयारी से जुड़ी होती है। अगर समय रहते आपने अपने तैयारी के पैटर्न को सही कर लिया, समय का सदुपयोग कर लिया, आपका रूटीन भी अच्छा रहा है, तो अंतिम समय में या अंतिम कुछ दिनों में या माह में जो स्ट्रेस या एंग्जाइटी आती है उससे आप तुलनात्मक रूप से बच जाते हैं। तो अभी समय है, लगभग 2 माह का समय है। तो सबसे पहला सुझाव तो बच्चों को यही रहेगा कि अपने समय का सही से सदुपयोग कीजिए। आज अगर आप समय का सदुपयोग कर रहे हो तो कल को जो तनाव या जो एंग्जाइटी आपको हो सकती है उससे आप खुद को
बचा लेंगे। बट एक बात और भी है, एक लेवल तक थोड़ा स्ट्रेस और एंजाइटी होना ज़रूरी भी होता है। क्यों? क्योंकि वो हमें मोटिवेट रखता है और ज़्यादा बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए। लेकिन हाँ, ये एक सीमा या स्तर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी विद्यार्थी को ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेस या एंजाइटी का लेवल बढ़ रहा है, तो फिर कुछ और तरीके हैं, जैसे शारीरिक व्यायाम को एक बहुत अच्छा तरीका माना जाता है। योग, मेडिटेशन जो तरीके हैं, इनका एक बच्चा इस्तेमाल कर सकता है। अपने खाने पीने की आदतों पर बच्चा ध्यान दे सकता है, क्योंकि जितना आप हेल्दी खाते हो उतना ही हेल्दी आपका मस्तिष्क भी बनता है और उसी अनुरूप वो कार्य भी करता है। तो इन सारी चीज़ों पर जो है बच्चा ध्यान दे सकता है। और साथ ही आप देखेंगे कि विजन आईएएस मेंटरिंग फैसिलिटी बच्चों को उपलब्ध करवाता है। तो अगर किसी बच्चे का कोई स्ट्रेस या कोई एंग्जाइटी है, तो उनके अपने मेंटर्स हैं, वो ऑफिस में जा सकते हैं, मेंटर्स से बात कर सकते हैं, जिस भी तरह का तनाव या चिंता है उसका समाधान हो सकता है। और साथ ही सबसे ज़रूरी है, जैसा आपने भी कहा, कि मानसिक तौर पर अपने आप को स्ट्रोंग रखना पड़ेगा। इसको लेकर मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी पूजा। विगत कुछ वर्षों में ही किसी एक वर्ष एक बच्चे से मेरी बातचीत हुई। उस बच्चे का अनुभव कुछ इस प्रकार का रहा कि बच्चे ने तैयारी अच्छी की थी, लेकिन कुछ एक दो सब्जेक्ट जैसे आईआर हो गया, जैसे इकोनॉमी का करंट अफेयर हो गया, पढ़ना उन्होंने लास्ट समय के लिए छोड़ दिया कि अंतिम जो एक माह रहेगा इसमें मैं इन सब्जेक्ट्स को या इन टॉपिक्स को कवर करूँगा। हुआ क्या कि किसी कारण से बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो गया, जिसके चलते वो इन सारे टॉपिक्स को नहीं कवर कर पाया। अब कुछ संभावना एग्ज़ाम में भी ऐसी बनी कि जो टेस्ट कोड उनके सामने आया, अधिकांश जो शुरुआती प्रश्न थे वो इन्हीं सब्जेक्ट से जुड़े हुए थे। उन प्रश्नों को देखकर कि बच्चा उनको हल नहीं कर पा रहा है, उसका मनोबल गिर गया। बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे एग्ज़ाम में, बच्चे की तैयारी का स्तर अच्छा था, वो एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकता था, लेकिन जो एक मनोवैज्ञानिक स्थिति बनी कि सबसे पहले आपके सामने वही प्रश्न आ गए उस टॉपिक से आगे जो आपने पढ़ा नहीं है, जिसके चलते वो बच्चा अंततः उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो सबसे ज़रूरी है कि आप मानसिक तौर पर अपने आप को हर तरह की चुनौती के लिए तैयार रखो। कहा भी जाता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस एग्ज़ाम में सफलता सिर्फ आपकी तैयारी पर निर्भर नहीं करती, निसंदेह ये महत्वपूर्ण फैक्टर है। तैयारी के साथ साथ आप कितना अपने आप को प्रबंधित रख पाते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन सारी बातों के महत्व को समझकर एक बच्चे को ये कोशिश करनी है कि उतना ही स्ट्रेस ले जितना उसे तैयारी के लिए मोटिवेट करने हेतु ज़रूरी है। उसके बाद भी अगर उसे लग रहा है कि स्ट्रेस ज़्यादा है, तो जो उपाय बताए गए हैं उन पर काम करके बच्चा अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है। मैम, इसी के साथ कोई आप एक मोटिवेशनल मैसेज देना चाहेंगे हमारे एस्पिरेंट्स को? बिल्कुल पूजा, और मेरा जो मैसेज है वो जुड़ा रहेगा अभ्यास से, कि प्रैक्टिस करना एक बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है। बचपन से हम सभी एक दोहा सुनते आ रहे हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो अभ्यास काफ़ी ज़रूरी है। तो अभ्यास करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी पर विश्वास रखिए। धन्यवाद मैम, धन्यवाद हमें इतने महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए। तो आज हमने मैम से जाना कि आप अपनी यूपीएससी की तैयारी को PYQ से लेकर अभ्यास तक कैसे एलिवेट कर सकते हैं। अभ्यास को लेकर बाकी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए और देखते रहिए विजन आईएएस।